हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं परसेंटेज का टॉपिक। आई होप लॉकडाउन में आप परसेंटेज टॉपिक अच्छे से खत्म कर लोगे, क्योंकि आज मैं जो आपको करवाने जा रहा हूँ परसेंटेज का टॉपिक, इसके अंदर आपके परसेंटेज से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, पहले मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ परसेंटेज का, फिर उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन हम कवर करके चलेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं परसेंटेज की। क्वेश्चन जो होंगे हम इंग्लिश में करके चलेंगे, साथ साथ में हिंदी में भी बताता रहूंगा। ठीक है, ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? कोई भी वैल्यू है अपने आप के अंदर कितना परसेंटेज होती है। तो कोई भी वैल्यू अपने आप के अंदर कितना परसेंटेज होती है? 100। देखो, आपने रूट वर्ड्स के बारे में सुना होगा, तो इसके अंदर एक रूट वर्ड आता है सेंट। सेंट का मतलब क्या होता है? 100। जैसे आपने सेंचुरी सुना होगा, सेंट परसेंट बोलते हैं हम, है ना। तो सेंट का मतलब क्या होता है? 100। पर 100 उस चीज की वैल्यू कितनी है? अगर 100 के अकॉर्डिंग नापा जाए तो वैल्यू कितनी है? तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी वैल्यू अगर हम मानते हैं तो वो खुद के अंदर कोई वैल्यू कितना परसेंटेज होती है? 100% होती है। ठीक है, अगर हम परसेंटेज के अंदर बात कर रहा हूँ, यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ फ्रैक्शन वैल्यू की। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? जब वैसे अगर मैं बात करूँ, ये मैंने लिख दिया 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा, है ना। तो आधे का मतलब क्या है? जैसे अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको बेसिक चीजें पता होती है, फिर भी मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से चल रहा हूँ। तो फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब क्या होता है? आधा। अब टोटल 100% होता है, तो आधा क्या होगा? 50%, है ना। तो इसका मतलब क्या है? कोई भी वैल्यू है, अगर 100 है, उससे अगर 2 पार्ट किए जाएंगे तो उसकी कितने वाले बनेंगे? 50% वाले। अगर हम 3 पार्ट करेंगे तो 33 से 1/3%। या क्वेश्चन में आपके पास ये भी हो सकता है, अगर 4 पार्ट करेंगे तो कितना होगा? 25%। 5 पार्ट करेंगे 100 के तो कितना बनेगा? 20%। इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन के अंदर कहीं भी अगर ये वर्ड, ये परसेंटेज यूज किए गए हैं, इनकी जगह पे आप इनकी फ्रैक्शन वैल्यू भी यूज कर सकते हो। परसेंटेज के अंदर कोई भी वैल्यू टोटल कितना होती है? 100। फ्रैक्शन वैल्यू के अंदर कितनी होती है? 1। ठीक है, अब ये हमारी इजी वैल्यू, इजी फ्रैक्शन वैल्यूज है जो हम इजीली याद होती हैं बेसिकली। तो इसके बाद वाली है फ्रैक्शन वैल्यूज, कुछ ये अच्छे से हमने याद करेंगे। जैसे 1/6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 16 से 2/3%। या क्या होता है? 16.66%। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन के अंदर ये दिया गया है। एग्जाम्पल में इसकी आपको लेके दिखाऊंगा इसके बाद। जैसे 1/7 को क्या दिया होता है? 14 से 2/7%। ये आपको याद करना क्यों जरूरी है? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर पेपर के अंदर जब भी इनका क्वेश्चन आता है, अगर आप इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे तो आपका कभी भी करेक्ट आंसर नहीं आएगा। आपको सॉल्व किसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा? इसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना। मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूं। अभी 1/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 12.5%। 1/9 की कितनी होती है? 11 से 1/9%, 11 ठीक है। 10 का आपको पता ही होगा, 1/10%। तो ये कुछ बेसिक वैल्यूज है। 1/8 के साथ मैं कुछ और लिखना चाहता हूं। जैसे 3/8 की कितनी होती है? 37.5%। ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज है थोड़ी सी। 5/8 की कितनी होती है? 62.5%। 7/8 की कितनी होती है? 87.5%। आई होप जिन्होंने मेरी क्लास पहले लगाई हुई है उनको ये बेसिक चीजें पता होगी। जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं आप भी, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यूज याद है तो ये समझ लीजिए आपका आधा टॉपिक तो ऑलरेडी हो चुका है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि इनका यूज कैसे होगा। जैसे क्वेश्चन के अंदर कैसे आएंगे वैल्यूज हमारे पास। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन के अंदर कैसे आती है। इस तरह की क्वेश्चन है जहां पे आपको पता लगेगा फ्रैक्शन वैल्यूज की वैल्यू क्या है, क्योंकि आगे थ्योरी वाले क्वेश्चन भी हम करेंगे तो उनके अंदर आपको पता लगेगा। जैसे 14 × 2/7 अगर इसको आप सोल्व करके करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। आपको सीधा अगर पता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/6। ये 6 था 36, 3 कैरी बचेगा, 6 उतारा तो 36। 25 + 66 कितना होता है? 90। ये हमारा आंसर क्या आ गया? 91। तो ये हमारी क्या है? फ्रैक्शन वैल्यू का हमारे पास आगे भी क्वेश्चन में बहुत यूज आने वाला है। तो आई होप आप सभी फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लोगे। तो अब हम बात करते हैं जो मोस्ट प्रोबेबली हमें प्रॉब्लम आती है, जो थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो मैं पहले एग्जांपल लेने जा रहा हूं। जैसे आपको बोल दिया ग्रेटर और लेसर होता है, कंपैरिजन वाले क्वेश्चन होते हैं। उसके अंदर यही नहीं पता होता 100 किसको ज्यूम करना है, परसेंटेज 100 किसको ज्यूम करना है, कौन किससे ज्यादा है। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया A and B are 80% and 70% of C।
ठीक है। देन फाइंड B is how much परसेंटेज ऑफ A। तो ये आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बेसिक, जो आपको बड़े क्वेश्चन के अंदर ये छोटे क्वेश्चन बने होते हैं। ठीक है, जो मेंस के क्वेश्चन होते हैं ना मेंस एग्जाम के अंदर, चाहे सीजीएल टीयर 2 है, चाहे बैंकिंग का मेंस एग्जाम है, चाहे कोई और एग्जाम है, उसके अंदर क्या होता है, इन छोटे कॉन्सेप्ट्स को मिला के बड़ा क्वेश्चन बनाया होता है। तो इसके अंदर अगर बात करें, सबसे पहले आपने 100 किसको ज्यूम करना है, इस क्वेश्चन के अंदर 100 आपने उस नंबर को ज्यूम करना है, उस पर्सन को ज्यूम करना है जिसके साथ सभी का कंपैरिजन चल रहा है। देखो यहाँ पे किसका कंपैरिजन हो रहा है, ए और बी का। किसके साथ हो रहा है, सी के साथ। तो सी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 100। ए है जो सी का कितना परसेंट है 80%, तो ए कितना आएगा 80। बी कितना परसेंट है सी का 70, तो ये कितना आएगा 70। ठीक है, सभी यूजुअली क्या इसको 100 मान लेते हैं, फिर समझ में नहीं आता किसका क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना कि 100 किसको मानना है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं राम की सैलरी शाम से ज्यादा है, तो किससे कंपैरिजन किया जा रहा है, शाम से। तो 100 किसको मानेंगे वहां पे, शाम को। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं ए और बी की सैलरी वाई से 3 गुना है, ठीक है, तो 100 किसको मानेंगे, वाई को। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया, ये ए एंड बी आर 80% एंड 70% ऑफ C, then find 3। तो अब हमारी क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन ये then find B is how much percentage of A। तो हमारा ये तो क्वेश्चन स्टार्ट किया है हमने, तो अब मैं खत्म भी करना है इसको। इन्होंने क्वेश्चन पूछा B है जो A का कितना परसेंटेज है। अब जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है वो वैल्यू कहाँ आती है, हमेशा बेस के अंदर। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो जिस नंबर के आगे परसेंटेज ऑफ होगा, लेस देन होगा, मोर देन होगा, वो वैल्यू कहाँ आएगी, बेस के अंदर आएगी। बेस के अंदर कैसे आएगी, जैसे इन्होंने पूछा बी इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ ए, परसेंटेज ऑफ ए का परसेंट पूछा, तो ए की वैल्यू किसकी आएगी, कहाँ आएगी, नीचे आएगी। किसका पूछा, बी का पूछा है, तो यहाँ मल्टीप्लाई में तो आपको पता ही है क्या आएगा, 100 आएगा। अब देखो इसको सोल्व करना है, वो हम कर लेते हैं। हमें समझना क्या है, बेस के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, ऊपर कौन सी वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई तो क्या होने वाला है, 100 ही होने वाला है। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। तो 7/8 की अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूं तो कितना होता है, मैंने आपको बताया था 87.5 है ना। तो 100 का यूज किए बगैर भी हम उसको कर सकते हैं। तो 4 के टेबल पे कट गया तो कितना आ गया 175 डिवाइडेड बाय 2, कितना है 87.5%। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो सीधा 7/8 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 87.5%। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राम सैलरी 25% मोर देन श्याम, देन फाइंड द श्याम सैलरीज इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ राम। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, राम और श्याम। आपको मैंने बताया था कि 100 किसको ज्यूम करना है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये क्या कह रहा है, राम की सैलरी श्याम से 25% ज्यादा है। अब आपको समझ में आ गया होगा 100 किसको मानना है, जिससे ज्यादा है, किससे ज्यादा है, श्याम से। तो 100 किसको ज्यूम करेंगे हम यहाँ पे, श्याम को। राम की सैलरी क्या है, इससे 25 ज्यादा, तो उसकी कितनी आएगी 125। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, देन फाइंड श्याम सैलरी इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ राम। परसेंटेज ऑफ जिसकी आगे आ गया वो क्या आएगा, बेस में वर्ड आएगा हमेशा। तो 125 बेस में आएगा, श्याम आएगा ऊपर यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 100। 25 चौका 100, 25 माइनस 125, सॉरी ये कितना आएगा 80%। सभी क्या सोचते हैं, इसका आंसर जनरली सारे क्या करते हैं, जिनका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होते, क्लैरिटी नहीं होती, वो क्या करते हैं 25% का ज्यादा है वो, ये 25% कम होगा, उसका 100 मान लिया, इसका 75 होगा, 25 कम, तो सीधा नहीं हो सकता ऐसे। एक बात याद रखना, परसेंटेज के अंदर सीधा आंसर कभी नहीं होता। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कोई वैल्यू है, जैसे आपको मैं बोलूं कोई वैल्यू है, उसको पहले 20% बढ़ा दिया, फिर से 20% बढ़ा दिया, तो एक बात याद रखना, उसका आंसर 40% कभी नहीं आएगा। जैसे आपको बोला पहले 20% बढ़ा दिया, फिर 20% घटा दिया, सभी क्या सोचते हैं कि सेम इफेक्ट हो गया ना, सेम इफेक्ट नहीं है वो क्या हो जाएगा, जीरो आंसर कभी नहीं आएगा, सीधा आंसर कभी नहीं आने वाला। जैसे मैं आपको ज्यूम कर रहा हूँ, कोई वैल्यू है 12% बढ़ाई है, 5% कम करी है, तो सारे क्या सोचते हैं 12 बढ़ी है 5 कम हुई है, तो 7% आंसर आ जाएगा, सीधा आंसर नहीं आएगा। एक बात याद रखना, परसेंटेज के अंदर पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन आएंगे, आपको एज वाले क्वेश्चन आएंगे, और भी काफी तरह के क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपको पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन क्या आते हैं, जैसे हर गांव की जनसंख्या हर साल 20% बढ़ जाती है, तो 2 साल के बाद सभी क्या सोचते हैं 20 आज बढ़ेगी, 20 अगले साल 40% बढ़ेगी, तो 140% वैल्यू मान लेते हैं, वो गलत हो जाता है। ठीक है, सीधा याद रखना, सीधा कभी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो अब ये तो था हमारा कितने परसेंट वाला क्वेश्चन। तो अभी इसी क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज क्या होता है, और मैं इसी क्वेश्चन के अंदर बता रहा हूं,
याद रखना थोड़ा सा ट्विस्ट होता है उसके अंदर। यहाँ पे जैसे लिखा हो फाइंड श्याम सैलरी हाउ मच परसेंट ऑफ राम, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर चेंज क्या होगा, फाइंड श्याम सैलरी हाउ मच परसेंटेज लेस देन राम, तो ये क्वेश्चन है। तो अभी इस क्वेश्चन के अंदर और पहले वाले क्वेश्चन के अंदर क्या है, पहले वाले क्वेश्चन में था राम की सैलरी श्याम से 25% ज्यादा है, तो श्याम की सैलरी राम का कितना परसेंट था, पिछला क्वेश्चन ये था। अब क्वेश्चन क्या है, श्याम की सैलरी राम से कितना परसेंट कम है। अभी सारे क्या सोच रहे हैं, मैं अभी बताया था सीधा आंसर कभी नहीं होगा, राम की सैलरी 25% ज्यादा है तो श्याम की सारे सोच रहे हैं 25 कम होगी, नहीं, सीधा आंसर कभी नहीं होगा। तो अभी हम देखेंगे बेस के अंदर क्या आएगा। बेस के अंदर मैंने जैसे बताया था किसकी वैल्यू, जिसके आगे परसेंटेज ऑफ लेस देन मोर देन होगा वो वैल्यू बेस के अंदर आएगी। तो राम की वैल्यू हमें, राम और श्याम की वैल्यू कितनी थी 100, राम की कितनी थी 125। तो बेस के अंदर तो आपको पता ही राम आने वाला है। जब भी लेस देन या मोर देन पूछा होता तो इनका डिफरेंस लेना होता हमने ऊपर, क्योंकि इन्होंने ये पूछा है श्याम की सैलरी राम से कितना कम है 25, तो ये 25 आंसर नहीं है हमारा, ये इक्वेशन के लिए है। यहाँ पे 25/125 गुना, तो कितना कम है 20% कम है। मैंने आपको पहले भी बोला सीधा आंसर कभी नहीं आएगा, जैसे 25% ज्यादा है ये ऐसा नहीं है 25% कम होगा, समझ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। तो देखो ये क्वेश्चन आपके बहुत काम आने वाले हैं, जैसे डीए का क्वेश्चन आता है आपके पास, पाई चार्ट का या कोई और क्वेश्चन आता है, तो वहां पे भी कंपैरिजन वाले क्वेश्चन ही होते हैं। आपको मैं डीए का क्वेश्चन भी बना के दिखाने जा रहा हूँ, तो ये आपके समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं, इनकम ऑफ ए बी सी इज 20%, 25% एंड 50% मोर देन डी। ए बी और सी है, तीनों की इनकम किससे ज्यादा है, डी से ज्यादा। तो मैंने बोला था जिससे कंपैरिजन हो रहा है सभी का, उसकी वैल्यू हमने क्या माननी है 100। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 100, ए की वैल्यू कितनी ज्यादा है 120। ये क्लैरिटी होनी चाहिए आपके पास, पहले आपको पता होना चाहिए कौन सी कितना ज्यादा है 50%। ठीक है, तो एक बात याद रखना, एक तो परसेंटेज ऑफ लिखा होता है, एक मोर देन या लेस देन होता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, ए इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन बी, जो ए है बी से कितना प्रतिशत कम है। तो बेस के अंदर क्या आएगा, लेस देन किसके आगे लगा, वो बी के आगे। तो मैंने बताया था तीन चीजें होती है, परसेंटेज ऑफ, लेस देन और मोर देन। तो जिसके आगे ये चीजें होती है कंपैरिजन वालों में, वो बेस में आती है वैल्यू, जिससे कंपेयर किया जा रहा है। तो बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 125। तो अब ये क्वेश्चन उन्होंने ये नहीं पूछा कि ए बी का कितना परसेंट है, इन्होंने पूछा क्या, ए इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन बी, ए जो बी से कितना कम है। ए 120 है, बी 125 है, कितना कम है 5, 25 पे कट गया, ये कितने कट गया 4 पे। तो इसका आंसर क्या आएगा 4%। समझ आ गया, सभी आंसर क्या लगाएंगे 5% लगाएंगे, जिनका बेसिक क्लियर नहीं होता तो उनका आंसर गलत होने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सी इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ ए, परसेंटेज ऑफ किसके आ गया है, ए क्या गया है, तो बेस में तो क्या आएगा हमारा 120 आएगा। तो यहाँ पे लेस देन या मोर देन नहीं पूछा है, सीधा पूछा है सी ए का कितना प्रतिशत है। अगर ये पूछा होता सी ए से कितने प्रतिशत ज्यादा है, फिर इनका हम डिफरेंस लेते। अब इन्होंने सीधा पूछा हुआ सी ए जो ए का कितना परसेंट है, तो ऊपर सी की वैल्यू आ गई इंटू 100, 3 के टेबल पे कैंसिल आउट हो रहे हैं, 25 पाजी कितना होता है 125। तो इसका आंसर क्या आएगा 125%। समझ आ गया। तो अब ये था हमारे बेसिक टाइप के क्वेश्चन कंपैरिजन वाले। तो अब आपको मैं क्वेश्चन की लिस्ट बनाऊंगा जिस टाइप के क्वेश्चन हम सारे इस वीडियो के अंदर कवर करके चलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आप कौन कौन से टाइप। तो ये हमारे टाइप्स है जो इसके अंदर वीडियो के अंदर कवर करके चलेंगे। फर्स्ट पार्ट है बेसिक पार्ट है हमारा, सेकंड कंपैरिजन वाला, जो जिसके क्वेश्चन हमने अभी किए हैं, इससे वैल्यू इसकी इससे ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, इतनी कम है। थर्ड पार्ट है हमारा नेट इफेक्ट, इसका यूज कहाँ होना है, काफी क्वेश्चन के अंदर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में भी होगा, जहां कोई भी वैल्यू 2 बार बढ़ रही है या कम हो रही है, या एक बार बढ़ रही है कम हो रही है, सीधा आंसर निकालने का ट्रिक है। एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ थोड़ा। जैसे आपको बोल दिया कोई चीज इतनी महंगी हो गई है, तो उसका वो कंजम्पशन कितना कम करे कि उसका एक्सपेंडिचर पहले जितना रहे या बढ़ जाए, वो हम करके चलेंगे। पॉपुलेशन बेस्ड, वैल्यू बेस्ड आपको क्वेश्चन बताए थे, जैसे मैंने कहा था कोई भी गांव की पॉपुलेशन, जैसे विलेज की पॉपुलेशन है, पहले 10% बढ़ रही है, नेक्स्ट ईयर 20% बढ़ रही है। वैल्यू है किसी चीज की वैल्यू पहले साल 10% डिक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है। इनकम बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे अगर इतना परसेंट इनकम टैक्स अगर कम हो रहा है, इतनी परसेंट इनकम बढ़ रही है, नेट इनकम बढ़ रही है। तो छोटा सा कंसेप्ट है ये। इलेक्शन बेस्ड मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे कौन से, 1 2 3 4, सॉरी ये 5, ये जो 4 टॉपिक टाइप है हमारे, ये बेसिक टाइप है हमारे, 1 2 3
और 4, ये बिल्कुल इजी एग्जाम के अंदर आते हैं, बेसिक टाइप के क्वेश्चन है। जैसे बैंक पीओ हो गया, सीजेल हो गया, एसएससी सीएचएसएल मेंस हो गया, उसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इलेक्शन बेस्ड वाले आते हैं, क्वांटिटी वाले आते हैं आपके पास, मिसलेनियस टाइप जो भी बच गए हैं। तो और कौन से क्वेश्चन आते हैं आपके पास, एक्सपेंडिचर बेस्ड वाले क्वेश्चन आते हैं। 3-4 टाइप इसमें से डिफिकल्ट वाले हैं, 3-4 इजी वाले हैं। बिल्कुल इजी, बट क्या है, कैटेगरी बना रखी है पेपर्स के अकॉर्डिंग। जैसे पीओ के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसा आता है, या तो एक क्वांटिटी बेस्ड आ जाता है। क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन कैसा होता है, जैसे आपको बोल दिया किसी चीज का प्राइस 20% कम हो गया, अब वो क्या है, पहले से 100 रुपए में आपको जो बोल दिया 10 किलो चावल अब एक्स्ट्रा खरीद सकते हैं, तो बताओ चीज का रेट कितना था। वैसे क्वेश्चन होते हैं। इलेक्शन बेस्ड आपको मालूम ही है, एक व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति से इतने ज्यादा वोटों से हार गया है तो इलेक्शन बेस्ड, सॉरी 2 बार हो गया, यहाँ पे एग्जामिनेशन बेस्ड आएगा। एग्जामिनेशन बेस्ड कैसे होते हैं आपको पता होगा कि एक स्टूडेंट के इतने नंबर आए हैं तो इतने % नंबरों से फेल हो गया, तो पास होने के लिए कितने जरूरी चाहिए यहाँ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक हमने कर लिए, कंपैरिजन वाले हमने कर चुके हैं, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं आपको व्हाट इज नेट इफेक्ट, ठीक है। तो आइए नेट इफेक्ट से स्टार्ट। तो नेट इफेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये कहां पे अप्लाई होगा, जैसे आपको बोल दिया कोई भी चीज है, बस सिर्फ 2 बार चेंजेस आने चाहिए, वहां पे अप्लाई होगा, 3 बार पे नहीं होगा, पहले बता रहा हूं, ठीक है। तो जैसे आपको बोल दिया गया प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज increase by 20% and again it is increased by 25%, then find total change in its value। जैसे इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, पहले कितना % चेंज किया है, इंक्रीज किया 20%, फिर कितना इंक्रीज किया 25%। तो आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल कितना चेंज आया है क्वेश्चन के अंदर, इसकी वैल्यू के अंदर, ठीक है। तो इसके नेट इफेक्ट के अंदर कुछ नहीं करना, जैसे 20% बढ़ रहा है तो 20 क्या आ गया हमारा प्लस, 25 बढ़ रहा है तो 25 भी क्या आ गया हमारे पास प्लस। अब दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और 100 से डिवाइड करना है, तो अगर दोनों प्लस के हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, प्लस आएगा। तो 20 गुना 25/100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया 5, तो 20 और 25 45 और 5 कितना हो गया 50%। जैसा कि मैं पहले भी बार बार रिपीट कर चुका हूं, परसेंटेज के अंदर सीधा आंसर कभी नहीं आएगा, जैसे 20 और 25 45 नहीं, तो कितना आंसर आएगा हमारे पास यहाँ पे 50%। अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिखूंगा क्वेश्चन को। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो जो एरो आपको दिए हुए हैं इसका मतलब क्या है, इंक्रीज है, इसका भी इंक्रीज है, ये इंक्रीज है डिक्रीज है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कोई भी वैल्यू पहले 40% बढ़ रही है, फिर 10% बढ़ रही है। अगर 40% बढ़ रही है तो प्लस आ गया, 10% फिर बढ़ रही है प्लस हो गया। अगर दोनों प्लस वाले इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। 40 गुना 10/100, तो 40 और 10 50 और 4 54% इसका आएगा आंसर आएगा। तो अब इसको ध्यान से देखना, एक इंक्रीज हो रही है एक डिक्रीज। तो इंक्रीज का मतलब क्या होता है प्लस, डिक्रीज का मतलब क्या होता है माइनस। तो अब क्या है, अब प्लस और माइनस वाले की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, वो माइनस 30 गुना 20/100, 30 में से 20 के 10, 3 दूनी 6, तो इसका आंसर कितना आएगा 4%। तो उसका नेट चेंज कितना आएगा हमारे पास 4% आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल क्या है, 25% अप जा रहा है तो प्लस का है, डाउन जा रहा है तो माइनस का। मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है, बार बार क्योंकि क्वेश्चन नहीं लिखा लिख पाएगा पूरा, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस और माइनस की, माइनस आएगा 25 गुना 12/100, 25 चौका 100, 4 3 12, 25 में से 12 गए 13, 13 में से 3 गए 10, तो इसका आंसर कितना आएगा 10%। तो मैं आपको बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ, परसेंटेज के अंदर सेम आंसर कभी नहीं होता। जैसे ये देखो 10% इंक्रीज 10% डिक्रीज, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस। तो सारे यहाँ पे क्या गलती करते हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो सारे सोचते हैं ये भी कैंसिल आउट हो गया, कुछ बचा ही नहीं, बचा है क्या, बचा है 1 बचा है, तो माइनस का 1 बचा है, माइनस का 1 आंसर वहां पे नहीं होगा। अगर आपका कैलकुलेशन माइनस में आ रहा है इसका मतलब क्या होगा आंसर 1% डिक्रीज। अगर पॉजिटिव आ रहा है उसका मतलब क्या होता है इंक्रीज, अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसका मतलब क्या होगा डिक्रीज। उसका भी एग्जांपल लेके चलूंगा मैं।
लास्ट क्वेश्चन हमारा बच रहा है 20 भी डिक्रीज है, 15 भी डिक्रीज है, तो दोनों माइनस क्यों होंगे? पर दोनों अगर माइनस माइनस वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा। प्लस 20 गुना 15 बटे 100, 5 गुनी 10, 5 दिए 15, तो माइनस 20 और माइनस 15 माइनस 35 प्लस 3, तो माइनस का 32 बच रहा है। माइनस का 32 का मतलब क्या आंसर क्या है? 32% डिक्रीज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा नेट इफेक्ट, ठीक है। तो अब ये कहां कहां पे अप्लाई होता है? प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक सुना होगा आपने, जहां पे आपको बोलेगा एक व्यक्ति ने किसी चीज का रेट 20% बढ़ा के लिखा हुआ है। बढ़ाने का मतलब क्या होता है? इंक्रीज। 10% डिस्काउंट दे रहा है तो उसका मतलब क्या होगा? डिक्रीज। तो वहां पे क्या है? 20% इंक्रीज है, 10% डिक्रीज है। आपसे ओरिजिनल प्रॉफिट पूछा जाएगा तो इससे आप वो सीधा निकाल सकते हैं। तो ये हमारा था नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट को आप और कहां कहां अप्लाई कर सकते हो? जैसे सिर्फ एरिया बेस्ड 2D के क्वेश्चन के अंदर एरिया के अंदर चेंज पूछता है वो, तो वो क्वेश्चन देखते हैं कैसे होते हैं। तो 2D के क्वेश्चन आते हैं जैसे मेंसुरेशन के अंदर, तो उनके अंदर भी अप्लाई होता है। जैसे आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एरिया वाले क्वेश्चन पे अप्लाई होगा। जैसे आपसे पूछा जाता है एक स्क्वायर है, उसकी साइड को अगर 10% बढ़ा दें, ठीक है, तो साइड उसकी सभी सेम होती है ना, तो लेंथ भी उसकी 10 ही होती है, तो ब्रेड्थ लेंथ जितनी उतनी ही क्या होगी? ब्रेड्थ होगी। अगर 10% बढ़ा दे तो उसका एरिया के अंदर कितना चेंज आएगा? तो उसका आंसर क्या होगा? लेंथ भी 10% बढ़ी है, ब्रेड्थ भी 10% बढ़ी है, प्लस 10 गुना 10 बटे 100, तो 10 और 10 20 और 21% इंक्रीज आएगा। समझ आ गया आपको? अगर यही क्वेश्चन मान लो आपके पास आ जाता 10% डिक्रीज वाला, स्क्वायर की बात कर रहा हूं, आपको बोला है साइड, स्क्वायर की एक साइड है 10% डिक्रीज हो गई है, उसका एरिया कितना डिक्रीज होगा? बार बार बोल रहा हूं, पैरामीटर पे अप्लाई नहीं होगा, स्क्वायर पे अप्लाई होगा, सॉरी एरिया पे अप्लाई होगा। तो 10% डिक्रीज होगा, -10, माइनस का 10, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। अगर माइनस माइनस वालों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। -20 + 1, -19 का मतलब क्या है? 19% डिक्रीज। तो ये मत सोचना प्लस वाले में अगर वो 21% बढ़ रहा है तो माइनस वाले में 21 कम होगा, नहीं, माइनस वाले में कितना कम होगा? 19% डिक्रीज होगा। तो और जैसे क्वेश्चन आते हैं रेक्टेंगल बेस्ड, रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है? लेंथ और ब्रेड्थ आपको दे रखी है, ये 20% बढ़ गई, ये 10% बढ़ गई, तो दोनों इंक्रीज है, कुछ नहीं करना, नेट इफेक्ट लगाओ, क्वेश्चन खत्म। दोनों इंक्रीज हो रहा है, 20 10 प्लस 20 गुना 10 बटे 100, 20 30 और 2 32, ठीक है। जैसे आपको बोल दिया लेंथ और ब्रेड्थ है, लेंथ बढ़ रही है 15%, ब्रेड्थ कम हो रही है 8%, ठीक है। इसके एरिया के अंदर कितना चेंज आएगा? इंक्रीज 15% है, डिक्रीज कितना है? 8। डिक्रीज का मतलब क्या होता है? माइनस। प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? माइनस आएगा। 15 गुना 8 बटे 100, तो 15 में से 8 के 7, 5 दिए 15, 20 पे कट के 2 के टेबल पे कितना आ गया? 4, ये कितने पे गया? 10 पे, 4 थी 12, 12 बटे 10, अगर नीचे 10 है तो एक अक्षर के बाद क्या आ जाता है? पॉइंट आ जाता है, तो कितना आएगा? 5.8% इंक्रीज। अगर नेगेटिव आंसर बच रहा है तो याद रखना उसका मतलब क्या होता है? डिक्रीज। अगर पॉजिटिव आंसर बच रहा है तो इसका मतलब क्या है? इंक्रीज। तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम्स के अंदर आते हैं। ये बैंक के पेपर की अगर बात करें, उसके पेपर के अंदर क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन में आते हैं। बैंक पीओ के अंदर क्वांटिटी 1 2 वाले क्वेश्चन आते हैं, उनके अंदर इजी चीजें डाल रखी होती हैं। ऑलमोस्ट मेंस एग्जाम के अंदर भी होती है, कई बार क्लर्क के मेन एग्जाम में होती है, मैंने काफी बार देखी है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करते हैं। तो ये नेक्स्ट टाइप हमारा रहने वाला है एक्सपेंडिचर बेस्ड। इसके अंदर क्वेश्चन कैसे होते हैं? जैसे 2 टाइप के क्वेश्चन कवर होंगे इसके अंदर। जैसे आपको बोल दिया, जैसे लॉकडाउन चल रहा है, आपको पता है कई चीजों के प्राइस बढ़े हुए हैं, है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर आपके किसी कोई चीज का प्राइस बढ़ जाता है तो आप क्या करते हो? जैसे मैं एग्जांपल लूंगा, जैसे प्याज का रेट पहले बढ़ गया था तो लोगों ने क्या किया? थोड़ा उसका यूज करना कम कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उनका खर्चा ज्यादा ना बढ़े। चलो ये तो बाकी चीजों की बात करते हैं, लॉकडाउन की बात करते हैं। अब लॉकडाउन के अंदर जैसे आपको पता है दाल हो गई, जो बेसिक करियाना वाला सामान होता है, उसके सभी के प्राइसेस बढ़े हुए हैं। तो लोग क्या ऐसे थोड़ी ना खाए जा रहे हैं, तो सभी का एक क्या होता है, घर के अंदर सिस्टम होता है, वो उसके अंदर अकॉर्डिंग खर्च करके चलते हैं। क्वेश्चन के रिलेटेड बात कर रहा हूँ, ये मत सोचना कि कहाँ चले गए। तो एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, अगर कोई चीज ज्यादा महंगी हो जाती है, हम क्या सोचते हैं? थोड़ा कम ले आते हैं, बट क्या है, हमारा खर्चा कंट्रोल करके चलते हैं, या इतना ले आते हैं कि खर्चा थोड़ा बढ़े या थोड़ा और कम हो जाए। तो उसके ऊपर रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं एक्सपेंडिचर बेस्ड। जैसे क्या होता है, आपके पास क्वेश्चन आ गया, किसी चीज का प्राइस है जो 25% बढ़ गया,
तो चीज का प्राइस बढ़ गया, आप खर्च और करना नहीं चाहते, तो क्या करेंगे आप, आपको उसकी कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी। कंजम्पशन का मतलब उसका यूज है ना। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज इंक्रीज बाय 25%, then by how much percentage its consumption should be decreased? Consumption should be decreased to maintain its reasonable expenditure. इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन की लाइन के अंदर कुछ भी चेंज कर सकता है, आपको ये भी कह सकता है कि पहले से ज्यादा कितना खर्चा बढ़ गया है, ये भी पूछ सकता है, या कुछ भी और पूछ सकता है। बट इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा जा रहा है, कोई चीज है उसका प्राइस कितना बढ़ गया है, 25% बढ़ गया है, देन बाय हाउ मच परसेंट इट्स कंजम्पशन, कि वो अपना कंजम्पशन कितना कम करे। वो कह रहा है अगर कोई 100 रुपए वाली चीज अब 125 हो गई है ना, तो वो अपना कंजम्पशन कितना कम करे कि उसका प्राइस जो क्या है, उसका जो खर्चा है वो ना बढ़े। मान लो, ठीक है, दो तरीकों से क्वेश्चन करके चलते हैं। मान लो कोई चीज है 100 रुपए किलो है, ठीक है, इसका प्राइस था 100 रुपए किलो, हम 100 किलो ला रहे थे, तो टोटल खर्चा हमारा कितना आ रहा था, 10,000, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, चीज कितनी 100 ही मैंने क्यों माना, क्योंकि परसेंटेज के अंदर आपको सीधा आंसर आएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, 10 रुपए भी मान के कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा। तो 25% क्या होगा, प्राइस बढ़ गया, तो 100 वाली चीज कितनी होगी अब 125। अब ये हमें मालूम नहीं है कितनी आएगी, तो खर्चा हमने कितना करना है, 10,000 ही करना है भाई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10,000 बटे 125, तो 25 के टेबल पे कट गया पहले 5, x की वैल्यू कितनी आ गई 80। इसका मतलब अगर पहले चीज 100 किलो आ रही थी, तो अब कितनी यूज करनी पड़ेगी उसको, 80 किलो। तो पहले 100 थी वैल्यू, अब 80 हो, कितने परसेंट कम हो रहा है, 20%। समझ में आया। तो उसका मैंने आपको एक बात पहले भी बताई, सीधा आंसर कभी नहीं आएगा। आप सोचो 25% प्राइस बढ़ गया, 25% कंजम्पशन घटा देते हैं, तो वो आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 20%। तो फ्रैक्शन वैल्यू से इसको करने की सीधी ट्रिक क्या है, अगर 100 रुपए का उसका प्राइस हो चुका है, 125 हो चुका है, अब उसको कम करना है। कम कितना करना है, 25, अब कितना हो गया 125, बस खत्म। इसका मतलब उसको कितना कम करना पड़ेगा, 20%। फ्रैक्शन वैल्यू से क्वेश्चन सीधा आपका हो जाएगा। ये एक्सपेंडिचर बेस भी आता है, किसी चीज का प्राइस भी आता है। जैसे आपको यही क्वेश्चन, यही ट्रीटमेंट कैसे होगा, किसी चीज का प्राइस 25% कम हो, बढ़ गया है, उसका प्राइस कितना कम करे कि अपने पहले वाले प्राइस पे आ जाए। जैसे 100 रुपए की कोई चीज थी, 25% बढ़ गई, 125 हो गई, वो कहते हैं कितना अब इसका प्राइस क्या करें, कम करें कि पहले जितना रह जाए। 125 है, 100 करना है तो कितना कम करना पड़ेगा, 25। बट अब ओरिजिनल एक्सपेंडिचर इसका अब कितना है, 125 है, तो बेस के अंदर आएगा। ये याद रखना, जो न्यू प्राइस होता है ना, वो बेस के अंदर आएगा। समझ आया। तो कितना आएगा इसका, 20%। जैसे आपको अगर मान लो क्वेश्चन आ गया, कोई चीज है वो उसका रेट है 10% कम हो गया, अब कितना परसेंट बढ़ाएं कि पहले जितना हो जाए। मान लो पहले था 100, 10 कम हो गया तो कितना हो गया होगा, 90। अब कितना बढ़ाना है, 10, तो नीचे बेस में क्या आएगा, न्यू प्राइस आएगा, जो नया प्राइस हो गया। 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको सीधी याद होनी चाहिए, 11 से 1/9%। अगर आप 100 से डिवाइड करके देखोगे तो भी सेम आंसर ही बनेगा। तो ये कहाँ काम आएगा, जहां पे एक्सपेंडिचर हमारा क्या रहता है, सेम रहता है। यहाँ किसी चीज का प्राइस कितना परसेंट घटाया बढ़ा है। अगर प्राइस सेम नहीं होगा तो क्या करेंगे, वो पीओपी के पेपर में अगर मोस्टली क्वेश्चन आता है, बेसिकली ये क्वेश्चन आते हैं क्लर्क के एग्जाम में, या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है, आर्मी एग्जाम है जैसे, उनके अंदर आते हैं बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज इंक्रीज बाय 20%, देन बाय हाउ मच परसेंटेज इज कंजम्पशन शुड बी डिक्रीज टू रिड्यूस 4% एक्सपेंडिचर। अब क्या कह रहे हैं भाई, ये कह रहा है चीज क्या लॉकडाउन के अकॉर्डिंग अपनी हालात बता रहा है, कहता है चीज क्या है 20% महंगी हो गई है, बट उसने क्या है अपना एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या कहता है 4% कम करना है पहले से। पहले जितना भी एक्सपेंडिचर कर रहा था उससे क्या करना है, 4% कम करना है। अब ये गड़बड़ हो गई। तो देखो, अगर वो पहले क्या है, मैंने आपको बताया था रुपीज और क्वांटिटी, अगर 100 रुपए की किलो चीज थी, ठीक है, 100 किलो वो ला रहा था, उसका टोटल खर्च पे पहले कितना हो रहा था, 10,000। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, अब चीज का प्राइस कितना बढ़ गया, 20%। तो चीज का प्राइस कितना हो गया, 120। क्वांटिटी हमें पता नहीं है कितनी है,
ठीक है। एक्सपेंडिचर क्या है, उसने 4% कम करना है। तो एक्सपेंडिचर हमारा टोटल कितना था 10,000। एक्सपेंडिचर हमारे पास कितना था 10,000। तो 10,000 का 4% कितना होता है 400। इसका मतलब क्या है, पहले से 400 रुपए कम एक्सपेंडिचर करेगा। अगर इसमें से 400 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 9600। दोबारा समझ लीजिए, वो क्या कह रहे हैं, चीज का प्राइस क्या है 20% बढ़ गया, बढ़ा दिया हमने। तो एक्सपेंडिचर जो है हमारा 4% कम हो रहा है। तो 10,000 का 4% कितना होता है 400। तो अब एक्सपेंडिचर कितना होगा उसका 9600। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 9600 डिवाइडेड बाय 120 80। इसका मतलब क्या है, अब इसकी कंजम्पशन कितनी है 80 है। अगर पहले 100 थी, अगर 80 है। ये मत सोचना 80 आंसर है, आंसर क्या है 20%। कंजम्पशन कितनी कम करनी पड़ेगी उसको 20% कम करनी पड़ेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि बेसिकली अगर हम देखें टोटल एक्सपेंडिचर हमारा क्या होता है, अगर 10 रुपए किलो कोई चीज है, हमने 15 किलो लेके आनी है, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा हमारा 150 रुपए होगा। 10 गुना 15, यही मैंने किया है। 100 किलो चीज थी, 100 रुपए किलो थी, तो टोटल खर्चा कितना था 10,000। ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन एक्सपेंडिचर बेस्ड, जहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर सेम रहता है या चेंज हो जाता है। अब मैं आपको नेक्स्ट टाइप जो है क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, पीओ के एग्जाम में आता है, कैट के एग्जाम में भी आता है। जो भी आप देख रहे हो सभी के लिए रेलिवेंट है। सो प्लीज डोंट मिस दिस टॉपिक। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से जरूर देख लेना एक बार। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वांटिटी बेस्ड, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना, पीओ के एग्जाम में काफी बार आ चुका है। ठीक है, बाकी एग्जाम के अंदर अब ये मत सोचना कि पीओ बैंकिंग की क्लास चल रही है, पहले बात ये चीज नहीं लेके चलनी। ठीक है ना, तो मैं बार बार एग्जाम्स के अंदर बताता रहता हूँ। एसएससी सीजीएल के अंदर आ चुके हैं, काफी एग्जाम्स के अंदर आ चुका है, रेलवे के अंदर आ चुका है। तो अब क्वेश्चन को देखिए, पहले समझना है आपको। देखो पूरा अर्थमेटिक है, आपकी कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन आने वाले सर। ड्यू टू 20% इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, now a man can purchase 4 kg less product less than before in rupees 360, then find original price। ओरिजिनल का मतलब क्या होता है, पहले जो था। ठीक है ना, न्यू प्राइस का मतलब क्या है, अब क्या है, पहले कितना था अब कितना है। अब का मतलब क्या है 20% बढ़ने के बाद। तो अब देखिए क्वेश्चन को करने की हमारे टेक्निक क्या होनी चाहिए। अब देखो पहली बात देखो, दोनों केस के अंदर क्या है, जो हमारा खर्चा क्या है वो सेम है। टोटल खर्चा कैसे निकलता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे भी 360 रुपए खर्च कर रहे हैं, यहाँ पे भी 360। तो पहले मान लो इधर कितनी चीज आ रही है, क्वांटिटी हमारे पास x। तो अब क्या है, दूसरे केस के अंदर क्वांटिटी क्या है 4 कम है, तो यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 4। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर यहाँ पे क्वांटिटी x मिल रही है तो यहाँ पे कितनी मिलेंगी x माइनस 4। आप क्वांटिटी अपने आप से जो नहीं मान सकते। तो प्राइस तो मान लो पहले किसी चीज का रेट था पहले 100% था, तो अब कितना कम बढ़ गया है 20%। यहाँ पे कितना होगा 120। तो परसेंट बोथ साइड है तो लगाने की जरूरत नहीं है। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 की टेबल पे कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो 5x इज इक्वल टू 6x माइनस 24। 5x इधर आके माइनस हो गया, माइनस 24 इधर आके क्या होगा प्लस। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 24 आ गई। तो x हमारे पास क्या था ये क्वांटिटी। तो हमारे हमने पूछा क्या है ओरिजिनल प्राइस। इसका मतलब पहले हमारे पास क्वांटिटी कितनी आ रही थी 24 किलो। 24 किलो आ रहे थे 360 रुपए के अंदर। इसका मतलब चीज का प्राइस कितना था 15 रुपए। 24 आंसर नहीं है, 24 हमारी क्या है क्वांटिटी आई है। देखो क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दोबारा देख लो एक बार। दोनों केस के अंदर वो क्या है 360 रुपए खर्च कर रहे हैं। तो पहले केस के अंदर, दूसरे केस के अंदर क्या है, रेट जो क्या है 20% बढ़ गया है, उसके कारण क्वांटिटी कितनी कम हो गई है 4 किलो कम हो गई है। तो देखो अगर यहाँ पे रेट 100 था, परसेंटेज माना है, तो यहाँ पे 120 हो जाएगा। अगर आप ये मत सोचना क्वांटिटी यहाँ 100 मान लें, यहाँ पे 104 मान लें, क्योंकि ये वैल्यू दी हुई है, परसेंटेज नहीं है। ये क्या है वैल्यू है, परसेंटेज नहीं है, तो उसको नहीं मान सकते। अगर यहाँ पे 100% था, यहाँ पे 120, तो इनकी रेशियोज क्या रहेगी 5-6 रहेगी। कुछ मर्जी ज्यूम करके देखो आप। अगर क्वांटिटी पहले x थी, तो यहाँ पे सेकंड केस के अंदर क्वांटिटी कितनी होगी x माइनस 4। क्यों, क्योंकि दूसरे केस के अंदर चीजें क्या आ रही है 4 किलो कम आ रही है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 24। तो याद रखना वो हमारा आंसर नहीं है। x हमारा क्या था क्वांटिटी। क्वांटिटी अगर हमारी 24 आ रही है, तो पहले रुपए कितने थे 360। 360 रुपए के अंदर 24 किलो चीज आ रही है, तो पहले वाला प्राइस कितना था 15। ठीक है, अगर आपने देखना है न्यू प्राइस देखना है, तो यहाँ पे क्वांटिटी कितनी आएगी 24 माइनस 4 20। तो 360 बटे 20, तो वो कितना आएगा हमारा 18। समझ आ गया। तो इस क्वेश्चन को करने का ये तो था हमारा फर्स्ट टाइप।
ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आपको 3 तरीके से समझाने वाला हूँ। तो दूसरा तरीका क्या है, अगर क्या है देखो दूसरे केस के अंदर क्या है, प्राइस क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है ना। जहां पे अगर प्राइस ज्यादा होगा चीजें कम आएगी ना। कितनी चीजें कम आ रही है, 4। इसका मतलब क्या है, पहले वाली चीजों में से अगर दूसरे वाली टाइप की चीजें कम की जाएंगी तो क्या आएगी हमारी 4 चीजें। तो चीजें कितनी कैसे आएंगी, जैसे 360 रुपये है, इधर भी 360 रुपये है। तो अगर हमारे पास टोटल, अगर मैं आपसे बोलूं हमारे पास 100 रुपये है, 20 रुपये किलो कोई चीज है तो कितनी किलो आएगी, 100 को आप क्या करोगे 20 से डिवाइड ही करोगे, 5 किलो आएगी। तो इसी प्रकार यहाँ पे अगर 360 रुपये है हमारे पास टोटल, अगर मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूं प्राइस था मान लो पहले कितना था 100x, तो बढ़ के कितना हो गया 120x हो गया। इनकी रेशियो कितनी आ गई 5x एंड 6x। यहाँ पे प्राइस हमारे पास कितना है 5x, यहाँ पे प्राइस कितना है 6x। ये इसकी क्वांटिटी आ गई, ये इसकी क्वांटिटी आ गई। इन दोनों की क्वांटिटी के अंदर डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास 4 kg का। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास 4 kg का। एक बात याद रखना, जहां प्राइस कम होगा वहां पे क्वांटिटी ज्यादा होगी, जहां प्राइस ज्यादा होगा वहां क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। अब ये तो कैंसिल ही होगा, 72/x 60/x, बेस सेम है xx, तो ऊपर वाला सीधा माइनस हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे मैंने 4x लिख दिया, 4 था, तो x इधर आ जाएगा, 4 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अगर x की वैल्यू 3 है तो पहले कितनी थी 5x, तो 5 गुना x कितना होगा 15। मतलब पहले प्राइस कितना था हमारे पास 15। दूसरे केस के अंदर कितना था 6 गुना 3 18। समझ आ गया। ये था हमारा सेकंड पार्ट। अगर क्वांटिटी में से पहले वाली क्वांटिटी में से अब वाली क्वांटिटी माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4 kg आएगा। तो ये था हमारा इसको सॉल्व करने का सेकंड वे। तो तीसरा वे बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल इजी वे है, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तीसरा वे देखते हैं। तो तीसरा वे क्या है इसको सॉल्व करने का। तीसरा वे ये है कि एक बात याद रखना, प्राइस की जो रेशियो होती है क्वांटिटी का अपोजिट होती है जब हमारा एक्सपेंडिचर सेम है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, समझ नहीं आया होगा। प्राइस की जो रेशियो है क्वांटिटी का क्या होती है, अपोजिट होती है। अगर मान लो पहले प्राइस 100 था, अगर 120 हो गया, प्राइस की रेशियो कितनी है हमारे पास 5:6। प्राइस की, ये आप ऑरली भी कर सकते हो, पेपर के अंदर पेन उठाने की जरूरत नहीं है। प्राइस की रेशियो हमारे पास क्या है 5:6। अभी मैंने क्या बोला है, क्वांटिटी की रेशियो जो क्या है इसका क्या होती है, अपोजिट होती है। तो क्वांटिटी की रेशियो क्या होगी 6:5। इसका मतलब क्या है, अगर पहले प्राइस 5 था तो अब कितना हो गया होगा 6। क्वांटिटी का मतलब क्या है, अगर क्वांटिटी 6 है तो प्राइस अब क्वांटिटी कितनी होगी 5। रेशियो के अकॉर्डिंग क्वांटिटी कितनी कम हो रही है 1। रेशियो के अकॉर्डिंग देखिए, पहले कितनी क्वांटिटी आ रही थी हमारे पास 6, अब कितनी आ रही है 5। कितनी कम होगी 1। बट क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, कितनी कम होगी 4। एक रेशियो की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 है। 6 की कितनी आएगी 24, 5 की कितनी आएगी 20। इसका मतलब क्या है, पहले कितनी चीजें आ रही थी हमारे पास 24 किलो। तो 24 का अगर 360 से डिवाइड करोगे वो हमारा क्या आएगा ओरिजिनल प्राइस। अगर आप 360 को 20 से डिवाइड करोगे तो वो हमारा क्या आएगा न्यू प्राइस। ठीक है ना। तो ये थे हमारे क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन था ये हमारा। तो इसके साथ के काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। आज की वीडियो में हमने 4-5 टाइप के क्वेश्चन कवर किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो मिसलिनियस टाइप हमारे रहते हैं तो उसको हम कवर करके चलेंगे। तो आपका फीडबैक बहुत वैल्यूएबल रहने वाला है अपकमिंग वीडियोस के लिए भी। तो आई होप आप बिल्कुल सपोर्ट करोगे। आप नेक्स्ट वीडियोस के लिए ट्यून रहिए। ठीक है ना, आने वाले आपके पास बहुत ही अच्छी वीडियोस के साथ नए चैप्टर में। थैंक यू।